में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में या पाचक ग्रंथियों के बारे में। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? 3 टाइप की पढ़ी थी, 3 प्रकार की पढ़ी थी। और वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट जो है उसका नाम है लार ग्रंथि। फर्स्ट जो ग्रंथि है हमारी कौन सी है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ठीक है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। सेकंड जो है वो है यकृत ग्रंथि, या इसको लीवर ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड भी कहते हैं। और थर्ड जो है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, या इसको पैंक्रियास ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लार ग्रंथि के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो लार ग्रंथि है वो मुख्य रूप से कैसी होती है? बाह्यस्रावी होती है। और कहाँ खुलती है? बक्कल कैविटी में खुलती है। अब लार ग्रंथियों के भी हमने टाइप्स पढ़े थे। 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कौन सी? सबलिंगुअल होती है, एक होती है सब मैक्सिलरी, और एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तीनों ग्लैंड्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है। तीनों जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं, वो तीनों ग्रंथियां कहाँ पर खुलती हैं? जो माउथ होता है, माउथ की बक्कल कैविटी में खुलती है, और वहीं अपना श्रावण या सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो लार के अंदर मैंने बताया था आपको, लार के अंदर जो लार ग्रंथि है वो लार का श्रावण करती है, और वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखो, हम यकृत ग्रंथि के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि जो होती है वो कैसी होती है? बाह्यस्रावी होती है। लार ग्रंथि भी कैसी होती है? बाह्यस्रावी होती है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, वो दोनों प्रकार की होती है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों। तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो हम यकृत ग्रंथि के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो यकृत ग्रंथि के बारे में हमने बताया था आपको, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा हमने बताया था आपको, जो यकृत ग्रंथि है या लीवर ग्लैंड है, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और उसके द्वारा किसका सिक्रीशन होता है? पित्तरस का या बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। यकृत ग्रंथि के द्वारा बाइल जूस या पित्तरस का श्रावण होता है, पित्तरस का सिक्रीशन होता है। अब देखिए, बाइल जूस या पित्तरस, ये क्या होता है? बाइल जूस या पित्तरस जो होता है वो मुख्य रूप से इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? बाइल जूस के अंदर एक तो पाया जाता है पित्त लवण, और एक होता है पित्त वर्णक। कौन कौन सा? एक तो होता है पित्त लवण और एक होता है पित्त वर्णक, ठीक है। पित्त लवण के अंदर क्या क्या था? बाइकार्बोनेट, उसके अलावा सोडियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, और लेसिथिन एटसेट्रा। तो देखो, पित्त लवण जो होते हैं उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट
और लेसिथिन, ये सभी जो लवण हैं या मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं। उसके अलावा देखो जो पित्त वर्णक है उसमें 2 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं जो पित्त को हरा पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पित्त वर्णक कौन से बताए मैंने, एक तो होता है बिलिरुबिन, ठीक है, और एक होता है बिलवर्डिन। बिलिरुबिन होता है और एक होता है बिलवर्डिन। तो ये हो गए आपके 2 पित्त वर्णक हो गए। ठीक है, अब देखिए जो पित्तरस है, पित्तरस मुख्य रूप से कल मैंने बताया था आपको किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, यकृत की या लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती है उनके द्वारा पित्तरस का श्रावण किया जाता है। हेपेटिक सेल्स के द्वारा पित्तरस का श्रावण किया जाता है, सिक्रीशन किया जाता है। और जो यकृत की इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं वो उसकी यकृत की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में होते हैं। ठीक है, आप देखिए जो यकृत है, यकृत के कार्य कौन कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यकृत जो ग्रंथि होती है मुख्य रूप से क्या क्या काम करती है, एक तो यकृत ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर या यकृत ग्रंथि जो होती है एक तरह से किसका सिक्रीशन करती है, जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट करती है, तो कन्वर्ट करके ये क्या कर लेती है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करती है और उसके अलावा ये क्या काम करती है, इसको संश्लेषण करने के साथ में इसको संचित कर लेती है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण तथा उसको संचित करना, संश्लेषण करना और उसको संचित कर लेना, संचित करना। ठीक है, तो देखिए जो यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद में यानी कि संश्लेषण करने के बाद में उसको हमारे अंदर ही स्टोर रखती है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के कन्वर्जन में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होने में जो क्रिया होती है और उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्या कहेंगे उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा यकृत ग्रंथि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके या परिवर्तित करके उसको स्टोर कर लेती है अपने अंदर ही। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये हमारी बॉडी में ही संचित रहता है ये ग्लाइकोजन, उसके बाद में देखो ये क्या काम करती है, जब हमारी बॉडी को फर्स्ट काम जो है उसका वो क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करके उसको क्या कर लेना, संचित कर देना। उसके बाद में देखो जो सेकंड काम है वो काम क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर शर्करा की या ग्लूकोज की कमी होती है या एनर्जी की कमी होती है, तो उस टाइम पर ये जो यकृत ग्रंथि होती है वह इस संचित ग्लाइकोजन को वापस से किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो इस क्रिया को कहते हैं इस क्रिया को यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। ठीक है,
तो ये जो यकृत ग्रंथि है वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा परिवर्तित करके और क्या कर देती है, संचित कर लेती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की या शर्करा की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर ये क्या करती है, जो संचित ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। अब देखो जो नेक्स्ट जो थर्ड कार्य है, जो थर्ड काम है यकृत ग्रंथि का, वो होता है क्या, थर्ड काम है यूरिया का संश्लेषण करना, यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक है, तो यही यकृत ग्रंथि क्या काम करती है, यूरिया सिंथेसिस करने का काम करती है। फोर्थ जो काम है वो है इसका हेपेरिन का संश्लेषण करना या हेपेरिन बनाना, हेपेरिन का निर्माण करना, हेपेरिन का निर्माण करना। ठीक है, हेपेरिन का निर्माण करना, तो देखो ये जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन क्या काम करता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो थक्का जमने से रोकता है। ठीक है ना, तो हेपेरिन का फॉर्मेशन रक्त के अंदर कौन करता है, ये यकृत ग्रंथि करती है। ठीक है, उसके अलावा देखो नेक्स्ट काम है इसका थ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करना, थ्रोम्बिन तथा नेक्स्ट काम है इसका थ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। तो देखो ये चारों काम हो गए। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगी। फर्स्ट क्या था, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और उसके बाद में उसको संचित कर लेना। ठीक है, और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज या शर्करा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पर इस ग्लाइकोजन को, ये जो संचित ग्लाइकोजन होती है, उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित करके बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को क्या करती है, शर्करा प्रदान करती है, ग्लूकोज प्रदान करती है, जिससे क्या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन करना या यूरिया का संश्लेषण करना। तो जो यकृत ग्रंथि है, लीवर ग्लैंड है, वो यूरिया का भी सिंथेसिस करती है। ठीक है, यूरिया का सिंथेसिस लीवर ग्लैंड्स में ही होता है। उसके अलावा हेपेरिन का फॉर्मेशन करना, तो जो लीवर ग्लैंड है वो मुख्य रूप से हेपेरिन नामक पदार्थ बनाती है, जिससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, वो उसमें थक्का नहीं जमता है। ठीक है, उसके अलावा देखो नेक्स्ट कार्य क्या है इसका, नेक्स्ट जो काम है यकृत ग्रंथि का वो है, नेक्स्ट काम है इसका विटामिन डी का संश्लेषण करना। तो नेक्स्ट काम क्या है, विटामिन डी का संश्लेषण करना। ठीक है ना, या फिर विटामिन ए का संश्लेषण करना और संश्लेषण करना और उसे संचित करना, संश्लेषण और उसको संचित करना विटामिन ए का। ठीक है ना, इसके अलावा जो नेक्स्ट काम है इसका क्या है, विटामिन डी तथा B12 को संचित करना। कौन सा, विटामिन डी तथा विटामिन B12 को संचित करना। ठीक है, ये हो गया इसका कार्य, विटामिन ए का संश्लेषण करना और उसको संचित कर लेना। ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी तथा विटामिन B12 को भी ये संचित करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है इसका लीवर ग्लैंड्स का, वो क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज का फॉर्मेशन करना या आरबीसीज का संश्लेषण करना। तो देखो
नेक्स्ट काम क्या हो गया कि जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं उनका निर्माण कौन करता है, यकृत ग्रंथि करती है। लेकिन कब करती है, जब भ्रूणीय अवस्था होती है। तो मैं आपको भ्रूणीय अवस्था बता चुकी थी कि भ्रूणीय अवस्था कब होती है, जब यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो वो कौन सी होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है या भ्रूणीय अवस्था होती है, जिसके अंदर जो आरबीसीज है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी जो होती है रुधिर ब्लड सेल्स, ठीक है ना, तो वो जो होती है लाल रक्त कणिकाएं, उनका फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है, लिवर ग्लैंड्स करती है या लिवर यकृत ग्रंथि करती है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो नेक्स्ट काम है इसका क्या, ये जो यकृत ग्रंथि है वो उसकी जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, कुफर सेल्स, कुफर सेल्स। ये मैंने आपको बताया था कि कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल में जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में कुफर सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, भक्षण का काम करती हैं। तो ये कुफर सेल्स जो होती हैं वो भक्षण का काम करती हैं। तो भक्षण का काम किस तरह से करेंगी ये, कि देखो जो भी मृत आरबीसीज होती हैं, आपको पता है आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 डेज की होती है। तो 120 डेज के बाद में जो आरबीसीज हैं वो मृत हो जाती हैं 120 डेज के बाद में। तो जो आरबीसीज मृत होती है तो उनके भक्षण को, उनको मृत करके डिस्ट्रॉय करके खत्म करने का काम कौन करता है, ये आरबीसी। तो ये कुफर सेल्स जो होती है वो क्या काम करती है, भक्षण का काम करती है। और ये कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती है, यकृत के अंदर। यकृत के अंदर जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं उनके अंदर कुफर कोशिकाएं या कुफर सेल्स पाई जाती हैं, जो महाभक्षाणुओं का यानी कि महाभक्षण करने वाली सभी जो मृत आरबीसीज हैं उनको भक्षण करके यानी कि उनको नष्ट करके खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो काम है, ये जो कार्य है वो किसके हो गए, आपके जो यकृत है, यकृत ग्रंथि है उसके काम हो गए, ठीक है। तो समझ में आया यकृत के काम। पहले तो क्या करती है यकृत ग्रंथि, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको संचित कर लेती है। उसके बाद में जैसे ही बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो तुरंत ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है। उसके अलावा देखिए जो यकृत ग्रंथि है वो और क्या काम करती है, आरबीसीज का भक्षण करती है। उसके अलावा आरबीसीज की का निर्माण भी करती है, लेकिन कब करती है, जब वो भ्रूणीय अवस्था में, जब ह्यूमन होता है वो भ्रूणीय स्टेज में होता है। तो भ्रूणीय स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो यकृत ग्रंथि है बाद में जब आरबीसी की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उनको भक्षण कर उनको हटाकर नष्ट कर देती है, ठीक है। उसके अलावा क्या काम करती है, यूरिया का फॉर्मेशन करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है जो कि ब्लड का थक्का जमने से रोकता है। अब देखो एक काम और करती है ये यकृत ग्रंथि, क्या, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन का भी फॉर्मेशन करती है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन का। अब थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करते हैं, रक्त में थक्का जमाने का काम करते हैं। तो मेनली ये क्या करेगी, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। देखिए थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों को क्या करेगी, बनाने का काम करती है, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जब चोट लग जाती है, बॉडी में जब चोट लग जाती है तो उस टाइम पर ब्लड का थक्का जमाने में ये काम करती है। क्यों, क्योंकि थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या काम आते हैं, ब्लड का थक्का जमाने में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करने में। तो उस टाइम पर बॉडी की रिपेयर करने में भी यकृत ग्रंथि क्या होती है, सहायक होती है। तो ये सारे कार्य जो हो गए वो किस ग्लैंड के हो गए, यकृत ग्रंथि के। अब नेक्स्ट है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मेनली क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की या ह्यूमन बॉडी की जो होती है वह दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कौन सी, दूसरी, ठीक है, सेकंड नंबर की। तो देखो अग्नाशय
अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि, या इसको कहते हैं लीवर, वो सॉरी पैंक्रियास, पैंक्रियास ग्लैंड, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास ग्लैंड। तो देखिए जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो ड्यूडेनियम के मध्य में पाई जाती है। जैसे ये ड्यूडेनियम है, यहाँ पर आमाशय था, ठीक है, आमाशय जुड़ा हुआ था, या ये क्या है, ड्यूडेनियम, यानी कि जो छोटी आंत्र होती है उसके जो ड्यूडेनियम वाले पार्ट में या ग्रहणी वाले पार्ट के मध्य में स्थित होती है। कैसे, देखो ये हो गई आपकी अग्नाशय ग्रंथि, इस तरह से ये है अग्नाशय ग्रंथि, ये देखिए ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई। ये अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, ड्यूडेनियम के मध्य में, इस तरह से। अब देखो एक अग्नाशय ग्रंथि का अगर डायग्राम देखा जाए, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो देखो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है कैसी होती है, शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके अलावा जो अग्नाशय ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है और एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करती है, ठीक है, इसलिए ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो देखो जो बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में ये क्या काम करती है, अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से हार्मोन है जो ये अग्नाशय ग्रंथि सिक्रीट करेगी। तो सबसे पहले हम अग्नाशय ग्रंथि का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर एक अग्नाशय ग्रंथि का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मेनली पत्ती के जैसे आकार की होती है। उसके अलावा इस अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, एक तो होती है एसिनी, ठीक है, और एक होती है, ये देखो ये है आपकी एसिनी और एक होती है लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह का मतलब होता है कि अग्नाशय के अंदर कुछ उठी हुई उभरी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे द्वीप होता है ना, द्वीप की स्ट्रक्चर होती है, कोई भी द्वीप या टापू होता है पानी के अंदर, तो उस पानी में वो टापू क्या थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ होता है। वैसे ही अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो लैंगरहैंस के द्वीप हैं, लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, थोड़ी उठी हुई स्ट्रक्चर होती है, उठी हुई उभरी हुई होती है। इसीलिए और इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे, कौन से, लैंगरहैंस साइंटिस्ट, कौन से, लैंगरहैंस साइंटिस्ट या साइंटिस्ट, ठीक है। तो लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की खोज की। उन्होंने यकृत ग्रंथि ये अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस के द्वीपों की खोज की, इसीलिए इनका नाम लैंगरहैंस के द्वीप समूह रखा गया, ठीक है। तो देखो ये हो गए आपके अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, देखो अग्नाशय के ग्रंथि के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट करेंगी, पाचक रस स्रावित करेंगी, अग्नाशयी रस स्रावित करेंगी, वो होंगी क्या, एसिनी, ठीक है ना, क्योंकि वो पाचक रस स्रावित कर रही है और वो किसके द्वारा, नलिकाओं के द्वारा, ये नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के द्वारा स्रावित कर रही है पाचक रस, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहेंगे, एसिनी, एसिनी, ठीक है ना। ये स्रावित करेगी क्या, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस का सिक्रीशन कौन करेगा, एसिनी। एसिनी क्या होती है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्यों, क्योंकि पाचक रसों का जो सिक्रीशन है वो एसिनी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर एसिनी के बीच बीच में टापू जैसी उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है,
टापू जैसी संरचना होती है उभरी हुई, और वो संरचनाएं या वो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, ये इस तरह से। ये है आपके लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहेंगे। ये बीच बीच में एसिनी के बीच बीच में स्थित होती है, इस तरह से एसिनी के बीच बीच में पाई जाती हैं, और इनको कहेंगे लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहेंगे इनको, ठीक है। अब देखो ये हो गए लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है। ये इसको कहेंगे लैंगरहैंस के द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो इनको कहेंगे, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या पाई जाती है, नलिका का जो संरचना होती है, जो नलिका के द्वारा बाहर खुलती है, वो होती है एसिनी। एसिनी जो होती है वो अग्नाशयी रस का श्रावण करती है, इसीलिए एसिनी को अग्नाशय की क्या कहा जाता है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एसिनी के बीच बीच में कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं। और ये लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो होते हैं मुख्य रूप से क्या काम करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो देखो अग्नाशयी रस के में जो एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, अग्नाशयी ग्रंथि के बारे में। और उसके अलावा देखिए जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, वो देखो कौन कौन सी होंगी। एक तो होंगी आपकी फर्स्ट जो प्रकार होगा या टाइप होगा वो होगा कौन सा, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। सेकंड नंबर जो होगा वो होगा बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, ठीक है, बीटा कोशिकाएं। और थर्ड जो होगा वो होगा आपका डेल्टा या गामा कोशिकाएं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं अपने लैंगरहैंस के अंदर, द्वीप के अंदर पाई जाती है। अब देखिए जो लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं मुख्य रूप से किसका सिक्रीशन करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बीटा कोशिकाएं करती है। अब देखो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अग्नाशयी ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले लैंगरहैंस के द्वीप में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और यही इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मुख्य रूप से जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगी, ग्लूकोज को क्या करेंगी, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देंगी। तो देखो अगर इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में
तो क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। तो जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमें एक रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम क्या है, मधुमेह, या उसका नाम क्या है, डायबिटीज रोग। ठीक है, तो इस ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ेगी, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर, इंसुलिन हार्मोन की कमी कब होगी, जब हमारी ये जो बीटा कोशिकाएं हैं, लैंगरहैंस के अंदर पाई जाने वाली जो बीटा कोशिकाएं, वो क्या करेंगी, अच्छी तरह से काम करना बंद कर देती है। तो उस टाइम पर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होना बंद हो जाता है, और इनका बंद होने, इनके इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद होने की वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है तो ग्लूकोज की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर या शर्करा की, और उस कंडीशन में जो ह्यूमन है उसको कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये। अब देखिए, ये कोशिकाएं क्या करेंगी, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। अब जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं क्या करेंगी कि ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी। क्या करेंगी, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगी, पहले तो ये ग्लूकागोन हार्मोन। तो इनके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, वो कौन सा है, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, तो देखो अल्फा कोशिकाएं क्या काम करेंगी, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये अल्फा कोशिकाएं करती है। तो देखो, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, वो क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और लेकिन जब ग्लाइकोजन का स्तर भी बढ़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन बना रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो ग्लाइकोजन है उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ये अल्फा कोशिकाएं एक ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और हमारी बॉडी को शर्करा या एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं, जिनका काम आपको समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड नंबर की कोशिकाएं होती है वो होती है डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाएं मुख्य रूप से सोमेटोस्टैटिन सिक्रेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है ना, तो मेन रूप से जो डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो क्या काम करेगा, आगे मैं जब पार्ट पढ़ाऊंगी हार्मोन का तब आपको इसको विस्तार से समझाऊंगी। तो अभी आपको ये जो जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य जो है वो समझ आ गए होंगे। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।